नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज की स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का शुभारंभ किया। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। उलान बटोर में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारत ने एक रजत और एक कांस्य पदक जीता और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के ग्रुप ए में पश्चिम बंगाल ने राजस्थान को 3-0 से हराया। और स्पोर्ट्स कैन में सबसे पहले बात करते हैं खेलो इंडिया की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्वविद्यालय खेलों का उद्घाटन करते हुए युवाओं से अपील की कि खेलों को वे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, जिससे वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर देश को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि इन खेलों से देश की युवा खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश के नौजवान इन खेलों से एक नई ऊर्जा लेकर लौटेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी की तमाम चुनौतियों के बीच ये खेल भारत के युवाओं के दृढ़ संकल्प और जज्बे का उदाहरण है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बेंगलुरु शहर अपने आप में देश के युवा जोश की पहचान है। बेंगलुरु प्रोफेशनल्स की आन बान और शान है। डिजिटल इंडिया वाले बेंगलुरु में खेलो इंडिया का आह्वान अपने आप में अहम है। स्टार्टअप्स की दुनिया में स्पोर्ट्स का ये संगम अद्भुत है। बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का होना इस खूबसूरत शहर की एनर्जी को और बढ़ाएगा। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि पिछले 2 वर्षों में कोविड महामारी की वजह से बड़े स्तर पर खेलों का आयोजन नहीं हो सका, लेकिन कोविड काल के बाद ये पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। उड़ीसा में पहले एडिशन में अगर आप उस हॉल को देखते, उस सभा को देखते, तो वहां के लोगों में बहुत जोश था कि हमारे यहाँ पर पहली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रही हैं। और पोस्ट पेंडेमिक वी हैव सीन द लास्ट 2 years एज द years ऑफ पेंडेमिक। आवर लाइव्स, आवर लाइफस्टाइल्स हैव बीन डिसरप्टेड। देयर वाज नो सच बिग इवेंट व्हिच कुड बी ऑर्गेनाइज्ड एट द नेशनल लेवल और एट द रीजनल लेवल। सो आई कुड से आफ्टर 2 years दिस इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू होल्ड such a prestigious and big event. इससे पहले खेल मंत्री बेंगलुरु के जैन विश्वविद्यालय वैश्विक परिसर गए और वहां खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में भाग लेने आए खिलाड़ियों से उन्होंने बातचीत की। उद्घाटन समारोह में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के दूसरे संस्करण में 200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के 4500 से अधिक खिलाड़ी 20 स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। तो इस तरीके से अगर मनोज हम देखें तो आज इसका भव्य आयोजन इस खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स का किया गया और जिस तरीके से रंगारंग कार्यक्रम हुए और खिलाड़ियों के अंदर जो जज्बा, जो जोश इसमें भाग लेने का था, वो अपने आप में बता रहा था कि कितने पिछले पैंडेमिक के बाद से उनको एक ये प्लेटफॉर्म मिला जहां पर वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल। जहां जज्बा हो, जुनून हो, जोश हो, वो सब कुछ यहां पर दिखाई दिया। और जैसा आपने बताया कि एक ठहराव सा आ गया था खेलों की दुनिया में, लेकिन खेलो इंडिया के जो कदम है वो 2018 में जो इनका आगाज हुआ उसके बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जिस तरह 4500 के आसपास यहाँ एथलीट भाग ले रहे हैं एक ही मंच पर यूनिवर्सिटी लेवल के, और बेंगलुरु के 6 अलग अलग केंद्रों में इसको आयोजित किया जा रहा है। 2 नए खेल इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो ये वास्तव में बहुत बड़ा एक मंच है
और यहां से निकलकर आप देखिएगा अगले जो ओलंपिक होंगे या उससे अगले ओलंपिक होंगे, बहुत सी प्रतिभाएं तैयार होकर वहां देश का परचम लहराने के लिए तैयार होंगी। और जैसा कि अगर हम देखें तो हमारे सभी वहां पे जिस तरीके से खिलाड़ियों का उत्साह की हमने बात करी, और जैसा कि खेल मंत्री ने भी कहा कि पैंडेमिक की वजह से पिछले 2 साल जो हैं वो बहुत खराब गुजरे और खिलाड़ियों के लिए खास तौर पर कोई बहुत बड़े इवेंट्स अगर हम देखें तो नेशनल और रीजनल स्तर पर नहीं हो पाए। लेकिन इसके होने से कहीं ना कहीं और जो हमारे बडिंग प्लेयर्स हैं, यही बात हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने भी कही कि किस तरीके से जो स्पोर्ट्स को अपने दैनिक जीवन का लोग अपने हिस्सा बनाएं और इसके जरिए वो देश को आगे बढ़ाएं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां पिछले कुछ दिनों का जो ठहराव था उसकी भरपाई होती है। और उसके अलावा अनुराग ठाकुर जी ने ये भी बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी आयोजन सुविधाओं से बड़ा नहीं होता। वो पुराने खिलाड़ियों का भी इसमें जो उन्होंने कहा कि उनकी भागीदारी इसमें होनी चाहिए, वो अपने अनुभव शेयर करें यहां पर आकर, और उतना नए युवाओं का जो नए खिलाड़ी हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। तो यही बात दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने भी कही है, और उपराष्ट्रपति जी की मौजूदगी यहां पर जो गरिमापूर्ण जो उनकी मौजूदगी थी वो युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत प्रेरक का काम करती है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सभी ने यही संदेश दिया है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको रोजाना स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में देते रहेंगे। तो ये तो बात थी खेलो इंडिया की। अब बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अपने 7 में से 4 मैच जीत चुकी लखनऊ की टीम के कुल 8 अंक हैं और वो तालिका में 5वें स्थान पर है। वहीं मुंबई को अपने 7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है और उसे अभी तक अपनी पहली जीत का इंतजार है। आइए सुनते हैं आज के इस मैच पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। इस समय सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर लगी हैं, जहां मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आमने सामने है। प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस की टीम को अगर अपनी हार का सिलसिला तोड़ना है तो उसे लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इस मैच में खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। मुंबई ने अब तक इस सत्र में अपने सभी 7 मैच गंवाए हैं। 5 बार के चैंपियन के लिए अब तक कुछ भी अनुकूल नहीं रहा है और वो अंक तालिका में अंतिम स्थान पर है। अब कोई चमत्कार ही उसे प्लेऑफ में पहुंचा पाएगा। दूसरी तरफ लखनऊ की टीम अच्छी लय में दिख रही है। उसने 7 मैचों में से 4 में जीत दर्ज की है, लेकिन पिछले मैच में उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से 18 रन से हार का सामना करना पड़ा था। लखनऊ ने हालांकि पहले चरण के मैच में मुंबई को 18 रन से हराया था, जिससे वो बढ़े मनोबल के साथ मैदान पर उतरेगी। मुंबई ने टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वो एक इकाई के रूप में प्रदर्शन करने में नाकाम रही है। मुंबई किसी एक सत्र में पहले 7 मैच गंवाने वाली पहली टीम बन गई है। मुंबई के लचर प्रदर्शन का एक कारण सलामी बल्लेबाज रोहित और ईशान किशन की खराब फॉर्म है। रोहित ने टूर्नामेंट में अब तक 114 और ईशान ने 191 रन बनाए हैं। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने कुछ अच्छी पारियां खेली हैं, जबकि युवा डेवाल्ड ब्रेविस ने भी कुछ मैचों में चमक बिखेरी, लेकिन उनमें धैर्य की कमी लगी। मध्यक्रम के सभी बल्लेबाजों को मिलकर अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है। ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड अभी तक केवल 96 रन बनाकर टीम की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। गेंदबाजी में मुंबई का दारोमदार जसप्रीत बुमराह पर टिका है, लेकिन बाकी गेंदबाज अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। मुंबई को वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ की मजबूत बल्लेबाजी पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। लखनऊ की बल्लेबाजी की अगुवाई भी कप्तान केएल राहुल कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, लिसनर्स को बता दें कि मुंबई की टीम में कोई भी बदलाव नहीं है। लखनऊ में चोटिल होने की वजह से आवेश बाहर हैं और उनकी जगह आज मोहसिन खेलेंगे। तो किस तरीके से आज के मैच को देखते हैं मनोज आप? देखिए, आवेश खान को निगल इंजरी है और उनकी जगह मोहसिन खान जो रफ्तार के सौदागर हैं, अच्छी खासी रफ्तार से इन्होंने शुरुआती मैचों में बॉलिंग की थी 145-146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन वही कुल मिलाकर बात आती है कि मुंबई इंडियंस की टीम में जहां सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बल्लेबाजी में, या थोड़ा बहुत साथ मिलता भी है तो डेविड ब्रेविस का मिलता है, वो भी पिछले मैच में नहीं मिल पाया। लेकिन गेंदबाजी में ये टीम
अकेले बुमराह पर निर्भर है और बुमराह को इतनी सावधानी के साथ अपोनेंट टीमें खेल रही हैं कि अभी तक 7 मैचों में उनको सिर्फ 4 विकेट मिलना यही जाहिर करता है, क्योंकि बाकी जो गेंदबाज हैं वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, बहुत महंगे साबित हुए हैं। जितने फॉरेन प्लेयर्स आए हैं वो भी बहुत महंगे साबित हुए हैं। लेकिन वही लखनऊ की टीम की अगर बात करें तो एक लाइन में यही कहना ठीक होगा कि इस टीम के पास खूब ऑलराउंडर हैं को जो बल्लेबाजी में अगर जौहर नहीं दिखा पाए तो गेंदबाजी के लिए वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर आज मुंबई इंडियंस के लिए खास तौर से ये रहेगा कि अभी तक जो हार का सिलसिला है उसे वो तोड़कर आज का मैच एटलीस्ट जीतें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने पुष्टि कर दी है कि 2022 का महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट 24 से 28 मई तक लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। बोर्ड की शीर्ष परिषद की कल हुई बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट में तीनों टीमों, चाहे सुपरनोवाज की बात करें, ट्रेल ब्लेजर्स की बात करें और वेलोसिटी, ये तीनों टीमें हिस्सा लेंगी। महिला T20 टूर्नामेंट 2018 में शुरू किया गया था, लेकिन 2021 में कोविड प्रतिबंधों के कारण नहीं हो पाया था। तो अब ये टूर्नामेंट 24 से 28 मई के बीच लखनऊ में आयोजित हो रहा है। मैं तो कहूंगा कि महिलाओं को और अवसर मिलने चाहिए, यही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें बिग बैश लीग, वहां पर नियमित रूप से टूर्नामेंट चलता है, प्रॉपर टूर्नामेंट की तरह होता है। यहां 3 टीमों का एक टूर्नामेंट कराकर एक कर्तव्य पूरा कर दिया जाता है। मुझे लगता है ये काफी नहीं है। एक शुरुआत अच्छी आप जरूर कह सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए अवसर है ही नहीं। अब अगर आप टेस्ट मैच देखेंगे, टेस्ट मैच महिलाओं को 5-5, 6-6 साल में अवसर मिल पाता है खेलने का। वनडे T20 जरूर होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जितने डोमेस्टिक लेवल पर टूर्नामेंट्स होने चाहिए, एज ग्रुप के टूर्नामेंट होने चाहिए, पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए हैं, महिलाओं के लिए उतने टूर्नामेंट्स नहीं है। तो बीसीसीआई को जो अब ये आपने बताया है कि 3 टीमों का ये टूर्नामेंट है, इस तरह के टूर्नामेंट्स की संख्या और बढ़ानी चाहिए। जी बिल्कुल, तो अब नजर रहेगी इस टूर्नामेंट पर। आईपीएल के 15वें सीजन के बाद भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर T20 श्रृंखला खेलेगी। इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका की टीम 9 जून से 19 जून के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। आइए जानते हैं सीरीज में मैच कब और कहां खेले जाएंगे, एक रिपोर्ट। दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने भारत दौरे के दौरान 5 T20 मैचों की श्रृंखला खेलेगी। ये सभी मैच 9 जून से 19 जून के बीच होंगे। पहला मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच कटक, तीसरा विशाखापट्टनम, चौथा राजकोट और 5वां बेंगलुरु में होगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम 2019 के बाद पहली बार भारत में T20 सीरीज खेलेगी। अब तक 2 बार उसे भारतीय जमीन पर T20 सीरीज में खेलने का मौका मिला है। दोनों टीमों के बीच 6 T20 सीरीज खेली जा चुकी हैं। इस दौरान टीम इंडिया 3 और दक्षिण अफ्रीका 2 सीरीज में जीती है। 2006 में एक मैच की सीरीज में भारत 1-0 से जीता था। उसके बाद 2011 में एक मैच की सीरीज में भारत फिर से 1-0 से विजेता बना था। 2012 में दक्षिण अफ्रीका ने एक मैच की सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया था। फिर 2015 में भी अफ्रीकी टीम ही जीती थी। उसने 3 मैचों की सीरीज को 2-0 से जीत लिया था। 2018 में भारतीय टीम ने वापसी की और 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। दोनों टीमों के बीच 2019 में खेली गई 3 T20 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर रही थी। अब देखना होगा कि इस बार 2020 श्रृंखला का विजेता कौन बनता है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, अब ये महत्वपूर्ण जो श्रृंखला है वो दक्षिण अफ्रीका के साथ 2020 ये होने जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे मनोज? देखिए, मैं तो यही कहूंगा सिद्धार्थ कि अगर पिछली बार जो जख्म हमें थे ना, अब उस जख्मों पे मरहम लगाने का वक्त आ गया है। और वो तभी होगा जब आप यहाँ सीरीज जीतेंगे, और वो भी अच्छे तरीके से सीरीज जीतेंगे, क्योंकि आप टेस्ट भी हारे, वनडे भी हारे, क्योंकि हमने जिसको बच्चा समझ लिया था वो हमारा गुरु निकला। और उन बच्चों ने हमारी जो धुलाई की है वो भारतीय क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भूलेंगे। और वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन अब क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम यहां आ रही है और हमें अपनी स्थितियों में, अपनी कंडीशंस में खेलना है, तो अब T20 क्रिकेट में अगर आप क्लीन स्वीप करेंगे तभी उन जख्मों की पर मरहम लगाने का काम हो पाएगा। बिल्कुल, तो ये सीरीज भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है।
बात करते हैं कुश्ती की। उलानबटोर में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारत ने एक रजत और एक कांस्य पदक जीता। दीपक पुनिया 46 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में हार गए और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। 92 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने उज्बेकिस्तान के पहलवान को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रतियोगिता में भारत ने अब तक कुल 17 पदक जीते हैं, तो शानदार प्रदर्शन भारत ने किया है एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में। जी हाँ, बिल्कुल। शुरुआत अगर हम दीपक पुनिया से करें तो वो उनका जो फाइनल मुकाबला था कजाकिस्तान के पहलवान से, अजामत दौलतबेकोव से, वो एक ऐसा मुकाबला था, एक ओलंपिक का 5वें स्थान हासिल करने वाला खिलाड़ी था, एक तरफ वर्ल्ड चैंपियनशिप का 5वां स्थान हासिल करने वाला खिलाड़ी था। लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5वां स्थान हासिल करने वाले की जीत हुई, जहां उनकी एक नहीं चली। और दीपक पुनिया जो कि पिछले दिनों यासर डोगू टूर्नामेंट, जो आमंत्रण टूर्नामेंट होता है, उसके कांस्य पदक विजेता थे, और उसके अलावा डान कोलोव टूर्नामेंट में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो अच्छी रिदम में दिखाई दे रहे थे, लेकिन फाइनल्स में आकर वो गड़बड़ा गया उनका संतुलन। और उससे पहले उन्होंने जरूर जो मुकाबले जीते हैं वो वास्तव में काबिले तारीफ थे। और विक्की ने आज कांस्य पदक जीता है, और विक्की ने उज्बेकिस्तान के पहलवान को शिकस्त दी है। तो एक जूनियर से सीनियर में आया हुआ खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रहा। अच्छी बात यह भी है कि बजरंग पूनिया जो कि ओलंपिक के बाद यहां आए, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। रवि दहिया ने हैट्रिक की अपनी ओलंपिक के एशियन चैंपियनशिप में लगातार तीसरे स्वर्ण पदक की। तो ये अपने आप में काबिले तारीफ प्रदर्शन कहा जा सकता है। बात करते हैं फुटबॉल की। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के ग्रुप ए में पश्चिम बंगाल ने राजस्थान को 3-0 से हरा दिया है। और आज ही ग्रुप ए के एक अन्य मैच में रात 8 बजे मेघालय और पंजाब की टीमें आमने सामने होंगी। और इस बीच ओडिशा ने प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल केरल में उसने ग्रुप बी के मैच में गुजरात को 3-2 से हराया। इससे पहले ग्रुप बी में मणिपुर ने कर्नाटक को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तो आज पश्चिम बंगाल ने जिस तरीके से राजस्थान को 3-0 से हराया है, काफी एक तरफा जीत नजर आई। जी हाँ, बिल्कुल। चंद्रा मुरली का जो प्रदर्शन था बहुत ही शानदार था, और एक अच्छा तालमेल उनका देखने को मिला। और वहीं राजस्थान की टीम थोड़ी सी, मुझे लगता है कि स्ट्राइकर्स की शायद थोड़ी कमी थी। वो वैसा प्रदर्शन नहीं था जैसे कि बंगाल का था। बंगाल अपने चिर परिचित अंदाज से बढ़ता ही चला गया, और इसका जो अंतर है 3-0, वही ये व्याख्यान ये बताने के लिए काफी है कि मुकाबला काफी एक तरफा रहा। और अब बात टेनिस की। स्टुटगार्ट ओपन महिला सिंगल्स के फाइनल का खिताब इगा स्वितेक ने जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में बेलारूस की आयरना सबालेंका को हराया। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी इगा ने अपनी जीत का सिलसिला 22 मैच तक बढ़ा दिया है। और अगर हम सेमीफाइनल की बात करें तो इगा ने सेमीफाइनल में यूएस ओपन चैंपियन एमा राडुकानु को और सबालेंका ने पाउला बाडोसा को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। और इगा ने इसके साथ ही दोहा, इंडियन वेल्स, मियामी के बाद आज लगातार अपना चौथा खिताब जीता है। देखिए, 2022 का आगाज इतना जबरदस्त हुआ है और बहुत ही धमाकेदार हुआ है। 4 लगातार खिताब जीते हैं, जैसा आपने बताया, दोहा, इंडियन वेल्स और मियामी, और अब स्टटगार्ट। तो अब क्योंकि ये टूर्नामेंट होना है अब मई में, 22 मई से होना है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जो उसकी पिछली चैंपियन भी हैं। और फ्रेंच ओपन से पहले 4 बड़े खिताब जीतना, मैं समझता हूं उन्होंने अपनी ऊर्जा को फिर से जीवंत कर दिया है। और मैं समझता हूं कि ये एक उनका मनोबल बढ़ाने वाली जीत है। सर्बिया ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल मैच में इस समय सर्बिया के विश्व नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का सामना रूस के दुनिया के 5वें नंबर के खिलाड़ी एंडी रूबलेव से जारी है। और जोकोविच अपना पहला सेट हार गए हैं। इस मुकाबले में जोकोविच ने रूस के कारेन खाचानोव को और रूबलेव ने इटली के फैबियो फोग्नेनी को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। तो आज देखना होगा कि नोवाक नंबर 1 जो प्लेयर हैं वो आज चैंपियनशिप में जीत पाते हैं या नहीं। बिल्कुल, जोकोविच को लेकर मैं तो ये कहूंगा कि अगर वो पहला सेट हार भी जाते हैं तो भी बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है उनके फैंस को, क्योंकि वो वापसी करने में माहिर हैं। और यहां पर क्योंकि उन्होंने पिछले मुकाबलों में से साबित भी किया है, पूरी तरह से फिट हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है जरूर वो वापसी करेंगे और मुकाबले को जीतेंगे।
और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।